बच्चों, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और आपके मन में एक ही प्रश्न है, क्या संस्कृत में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है? तो मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपकी व्याकरण की तैयारी अच्छी है। क्योंकि संस्कृत के पेपर में एक बहुत बड़ा हिस्सा व्याकरण से आता है और बच्चों में यही डर है क्योंकि व्याकरण उन्हें टफ लगता है। लेकिन आज के बाद व्याकरण आपका डर नहीं, आपकी ताकत बनने वाला है। क्योंकि मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपनी व्याकरण की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे और एग्जाम में स्ट्रेस फ्री जा सकेंगे। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए पॉइंट्स को, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, तो संस्कृत आपका एक हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और करिए एग्जाम की तैयारी। स्वागत है संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में। आज की वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय वाच्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। वाच्य किसी बात को प्रकट करने का या कहने का तरीका। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य जहां क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, क्रिया अर्थात वर्ब और कर्ता सब्जेक्ट, तो जहां क्रिया कर्ता से कनेक्ट करती है वहां कर्तृवाच्य होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब इंपॉर्टेंस, जहां कर्ता इंपॉर्टेंट होता है वो कर्तृवाच्य है और इसीलिए यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। क्रिया कर्ता के अनुसार चलने का क्या अर्थ है कि जो कर्ता में वचन होगा वही क्रिया में वचन होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। रामः वेदान पठति। अब रामः है कर्ता यानी सब्जेक्ट, पठति है क्रिया यानी वर्ब। रामः एक वचन में है तो पठति भी एक वचन में होगी। रामः कोई अन्य पुरुष है, मैं या तुम नहीं है, अस्मद और युष्मत् शब्द नहीं है, इसलिए हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। तो रामः पठति एक वचन एक वचन। अगर हमारा रामः एक वचन ना होकर द्विवचन में होता, राम शब्द रामौ होता, तो हमारा यहाँ पर क्रिया भी पठतः होता। बहुवचन रामा होता तो क्रिया भी पठन्ति होती। ठीक है। और कर्म है हमारा वेदान, तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति, इसके अकॉर्डिंग जो नियम है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा द्वितीय विभक्ति लगी है। तो कर्तृवाच्य की क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने समझने की आवश्यकता है, जो हमने समझा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है और क्रिया कर्ता के अनुसार, अर्थात जो वचन कर्ता में होगा वही क्रिया में होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पुत्रः जनकम सेवते। पुत्रः एक वचन, सेवते एक वचन, क्योंकि सेव धातु आत्मनेपदी है इसलिए इसके रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। जनकम क्योंकि यहाँ पर कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति। तो कर्तृवाच्य समझ गए आप अच्छे से। अब हम आते हैं कर्मवाच्य पर। अब कर्मवाच्य नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर कर्म की बात होगी, तो जहां क्रिया का संबंध कर्म से हो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या था, क्रिया का कर्ता से संबंध था। कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म से संबंध है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। तो कर्म की इंपॉर्टेंस है अगर, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है। कर्ता में तृतीय विभक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखना कि कर्ता में यहां तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना बाय, तो यहां पर वही तृतीय विभक्ति का मतलब होता है के द्वारा।
राम के द्वारा, बाय राम। ठीक है, तो यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अब कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मैं आपको एक टिप बताती हूं, जिसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं है। बस हम इतनी सिंपल सी चीज को हम याद कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसे ध्यान से देखिए कि मूल धातु प्लस यते एक वचन के लिए, मूल धातु प्लस येते द्विवचन के लिए, और मूल धातु प्लस यंते बहुवचन के लिए जब हम इनका प्रयोग कर लेंगे तो हम कर्मवाच्य में क्रिया बना सकते हैं। ठीक है, अब मूल धातु का मतलब क्या होता है? जैसे पठ, लिख, हस, खाद, ये सब मूल धातुएं होती हैं संस्कृत की, और इनमें हम यते अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा एक वचन का रूप बन जाता है। यहां पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप उदाहरण देखिए, रामेण लेखः लिख्यते। रामेण का मतलब है राम के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। लेखः प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि ये कर्म है, और हमने देखा कर्मवाच्य में कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, इसलिए कर्म में यहाँ पर प्रथमा आ गई और कर्ता में हमारे यहाँ पर तृतीया आ गई, क्योंकि कर्ता में तृतीया लगेगी। और लिख्यते जो है लिखा जाता है, इस सेंटेंस का अर्थ है राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। ठीक है, अब लेखा जो है वो एक वचन है, तो लिख्यते भी एक वचन होगा। मैंने आपको यहाँ पर टिप दिया था, मूल धातु इसकी है लिख, तो मूल धातु प्लस यते, मूल धातु लिख में हमने यते जोड़ा, हमारा रूप बन गया लिख्यते। ठीक है, अगर ये द्विवचन होता, कर्म लेखौ होता, तो यहाँ पर होता लिख्येते, लिख्येते द्विवचन। अगर ये मूल धातु ये हमारा कर्म बहुवचन में होता, लेखा, तो हमारी धातु भी लिख्यन्ते बनती, क्योंकि हमने बहुवचन में रूप बनता है मूल धातु प्लस यन्ते। समझ में आ गया बच्चों कि कर्म वाच्य में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कर्म प्रथमा विभक्ति में, कर्ता तृतीया विभक्ति में, और क्रिया कर्म के अनुसार। और इस टिप का आप जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, रामेण लेखः लिख्यते, अंबया भोजनम पच्यते। अंबया मतलब अंबा के द्वारा, माता के द्वारा, भोजन पच्यते भोजन पकाया जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश में हम बाय वाला सेंटेंस लिखते हैं ना, बाय अंबा, तो यहाँ पर अंबया तृतीया विभक्ति। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा कर्मवाच्य। आगे हम चलते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया का संबंध ना कर्ता से होता है ना कर्म से होता है, बल्कि भाव से होता है। भाव का मतलब है इमोशन। ठीक है, इसलिए यहां पर भाव की ही प्रधानता होती है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, तो कर्ता की इंपॉर्टेंस है, तो उसमें प्रथमा आई है। कर्म में कर्म प्रधान है, तो उसमें प्रथमा आई है। लेकिन भाववाच्य में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों ध्यान देना, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, और इस सेंटेंस में भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, मतलब यहाँ पर कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, सिर्फ दो चीजें होती हैं, कर्ता और क्रिया। ठीक है, जब भाववाच्य में हम क्रिया बनाते हैं तो यहां भी हम कर्मवाच्य के जैसे ही मूल धातु प्लस यते लगाते हैं, एक वचन वाला। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, यहाँ पर द्विवचन या बहुवचन नहीं होता। हमने कर्मवाच्य में द्विवचन बहुवचन क्यों लगाया था? ये देखो, कर्मवाच्य में द्विवचन बहुवचन क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पर कर्म था। लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। उदाहरण से समझते हैं, सा हसती। सा हमारा कर्ता है, उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तया, उसके द्वारा। हसती, सा हसती, वह हसती है, तया हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। यहाँ कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया। क्रिया में हम मूल धातु प्लस यते एक वचन में। ठीक है, अब यहाँ पर एक वचन था, लेकिन यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं नराह, ये बहुवचन है, और इसके साथ आया भ्रमंती, ये भी बहुवचन है, लेकिन कर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये भाववाच्य है। नराह यानी नर, भ्रमंती घूमते हैं।
अब नरः करता है, इसको हम तृतीया विभक्ति में करेंगे नरै। ये बहुवचन था तो ये भी बहुवचन होगा। अब यहाँ पर भ्रमंती है, बहुवचन है, लेकिन हम अपनी क्रिया को एक वचन में ही रखेंगे, क्योंकि ये नियम है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। इसलिए चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, हमारा कर्ता, हमारी क्रिया एक वचन में ही रहेगी। तो बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अच्छे से समझकर एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एक कार्यपत्रक दिखाती हूं जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास मंजूषा आ जाएगी जिसमें आपके जो उचित शब्द हैं यहाँ पर भरने वाले वो लिखे हुए होंगे और नीचे फिलअप्स में सेंटेंसेस होंगे। आपको इसमें से एक सही शब्द को चुनकर इसमें भरना होगा। दूसरा तरीका क्या है एग्जाम में? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको 2 शब्द दे दिए गए और उसमें से विकल्प के तौर पर कौन सा यहाँ पर आए, कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे रोटिका खाद्यते, तो इसमें तेन आएगा या सह आएगा। इसमें हमें देखना होगा कि क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेंटेंस को फिल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मुझे लगता है कि आप काफी कुछ समझ गए होंगे। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों के सही उत्तर आपको पता चले तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं आपको सही उत्तर उपलब्ध कराऊंगी। और साथ ही अगर आप किसी और विषय पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी विषय पर बनाऊंगी, जैसे समास या संधि, जो भी आप चाहें। बच्चों, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ। अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, रिपीट। रटिए मत, समझिए।